परीक्षा की दृष्टिकोण से विद्युत धारा और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बड़े प्रश्न भी बनते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी मात्रक हैं, उन सभी को आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। जो पहला बिंदु यहाँ पर है वह है विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत आवेश के संबंध में हमको जानना है कि विद्युत आवेश का है। जैसे द्रव्यमान किसी पदार्थ का मूल गुण होता है, उसी प्रकार से आवेश भी किसी भी पदार्थ का मूल गुण होता है। अब यहाँ पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक को धनावेश कहते हैं और दूसरे को ऋणावेश कहते हैं। पदार्थ अथवा परमाणु कितने कणों से मिलकर के बना होता है? या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन कणों से मिलकर के बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? यहाँ पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर, और प्रोटॉन पर इतना ही जो है परिमाण का आवेश होता है, लेकिन यह धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। तो कोई निकाय धनावेशित कब होता है? कोई निकाय धनावेशित होता है जब वह इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, और कोई निकाय ऋणावेशित होता है जब वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि विपरीत आवेशों के बीच में सदैव आकर्षण बल होता है तथा समान आवेश के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। यह बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब किसी निकाय के पास कुल आवेश की मात्रा यदि Q है तो Q बराबर होता है ±NE, जहां पर N यह संख्या है 1 2 3 4 5। इसका मतलब आवेश जो है वह पूर्णांकों में होते हैं। फिर यहां पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो कि -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम के बराबर है। अब यहां से हम समझते हैं कि Q = NE अगर है तो यहां पर एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर देखिए, यदि Q = 1 कूलाम हो और इलेक्ट्रॉन का आवेश यहां पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो, तो अब यहां पर Q = NE, यहां पर 1 कूलाम हो गया इंटू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहां से N बराबर कितना मिल गया हमको? यहां से N बराबर हमको मिल गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अतः यदि कोई निकाय 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रखता है या कह लीजिए कि उसको मुक्त करता है, तो उसका आवेश क्या होगा? उसका आवेश 1 कूलाम के बराबर। अब देखिए, विद्युत धारा के संबंध में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जैसे बहता हुआ जल है, नदियों में अगर बह रहा है तो उसको जल धारा कहते हैं, वाटर करंट कहते हैं। इसी प्रकार से उच्च वायु दाब से निम्न दाब की ओर वायु का प्रवाह होता है, इसको वायु धारा या एयर करंट कहते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी चालक के अंदर वैद्युत आवेशों का प्रवाह हो रहा है तब उसको वैद्युत धारा कहते हैं। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं और परिमाण रूप में आवेशों के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि चालक में T समय में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो यहां पर धारा का मान कितना हो जाएगा? यहां पर धारा I = हो जाएगा Q/T। अब यहां पर हमको याद रखना है कि धारा का मात्रक क्या होगा। तो धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम/1 सेकेंड के। यहां पर आपने निकाल लिया, Q का मात्रक यहां पर कूलाम हो गया और समय का मात्रक 1 सेकेंड, तो 1 कूलाम पर सेकेंड हो गया। तो एम्पियर की परिभाषा यहां से क्या हो गई? किसी चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है यदि चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है। अब यहां पर धारा के छोटे मात्रक भी हैं, जैसे 1 मिली एम्पियर का मतलब हुआ 10⁻³ एम्पियर के। इसी प्रकार से 1 माइक्रो एम्पियर यह बराबर हो गया 10⁻6 एम्पियर के। अब बाबू यहीं से देख लीजिए कि जो 1 कूलाम आवेश है, 1 कूलाम आवेश को हमने देखा कि यहां पर Q = क्या है? Q = है I × T के। तो Q = I × T के है। अब यहां से इसका मात्रक क्या हो सकता है? यहां पर 1 कूलाम यह बराबर हो गया 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। तो कूलाम का मात्रक यह भी होता है
और यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो किसी परिपथ में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो आवेश की मात्रा कितनी कहलाती है? आवेश की मात्रा 1 कूलाम के बराबर होती है। अब जब हम कोई परिपथ लेते हैं तो धारा की दिशा क्या होती है? धारा की दिशा यहां पर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा धारा कहलाती है, या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है और निगेटिव टर्मिनल पर खत्म होती है। एकदम से चित्र बनाने के लिए इसको दिमाग में फिट करके रखना है। अब यहां पर देखिए बेटा, वैद्युत धारा का मापन या मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे करते हैं? जिस उपकरण से इसका मापन किया जाता है उसको अमीटर कहते हैं और इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो 2 बातें आपको याद होनी चाहिए कि अमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं, इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं और इसका प्रतिरोध नगण्य होता है। यहां पर जो भी अमीटर लेंगे, अमीटर की विशेषता यह होती है कि इसका प्रतिरोध नगण्य होता है और इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अमीटर के संबंध में इतनी बात आपको याद रखनी। यहां पर देखिए, अब विद्युत विभव को समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है। उसके लिए एक परीक्षण आवेश, यहां पर हमने एक आवेश रखा हुआ है और एक टेस्ट चार्ज है या परीक्षण आवेश है। यदि किसी आवेश के क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखा है तो उस पर बल होगा। अब यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा और यह निर्भर करेगा कि यहां पर हमने परीक्षण आवेश किस प्रकृति का लिया है, धनावेश लिया है या ऋणावेश लिया है। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को गति कराने में कार्य करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हमने आवेश धनात्मक लिया है और यह परीक्षण आवेश भी धनात्मक लिया है तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब इसको इसके क्षेत्र में ले आने के लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो किसी परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। तो प्रति एकांक आवेश को प्रति एकांक आवेश की वैद्युत ऊर्जा को हम वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव यह वैद्युत ऊर्जा बटे आवेश के बराबर हो गया, या V = हो गया W/Q, या कार्य बटे आवेश हो गया, जो भी हमने कार्य किया और जो आवेश लिया उसके अनुपात के बराबर हो गया। अब देखिए बेटा, जिस प्रकार से कोई गेंद ऊंचाई होने पर ही लुढ़कती है और पानी के तल में असमानता होने पर ही द्रव का प्रवाह होता है, तो आप देखिए पहली दशा में क्या है? पहली दशा में गुरुत्वीय विभव का अंतर है जो ऊंचाई h के रूप में परिलक्षित होता है। उसी प्रकार से जो दूसरा उदाहरण हमने पानी वाला लिया उसमें दाबांतर के कारण द्रव का प्रवाह हो रहा है। इसी प्रकार से विद्युत की दशा में आवेशों का प्रवाह तभी होता है जब 2 बिंदुओं के बीच में वैद्युत दाब हो, और इस वैद्युत दाब को हम क्या कहते हैं? इस वैद्युत दाब को यहाँ पर विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर हमको कहाँ से मिलता है? यह बैटरी के द्वारा, सेल के द्वारा, या कोई जनरेटर होगा उसके द्वारा यह दाब हमको मिलता है। अब यहाँ पर देखिए विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी चालक के बिंदु A से बिंदु B तक किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। तो W यहाँ पर A से B तक ले जाने में किया गया कार्य है और Q यह एकांक आवेश है, और तब इस दशा में भी इसका विभवांतर हो गया। तो V = हो गया W/Q, या W = हो गया Q × V के। तब यहाँ पर मात्रक क्या हो गया विभवांतर का? अब याद रखना है कि विभवांतर का मात्रक यहाँ पर वोल्ट होता है और 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलाम के। अब यहाँ पर देखिए बेटा, विभवांतर के लिए बैटरी अथवा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। विभवांतर का मापन किस प्रकार से करते हैं? विभवांतर का मापन हम वोल्ट मीटर से करते हैं। और वोल्ट मीटर की क्या विशेषता होती है? इसका प्रतिरोध अधिक, या आइडियल है तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है, और इसे वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस वोल्ट मीटर को इसके समांतर क्रम में यहाँ पर लगा दिया, तो यह समांतर क्रम में हमेशा परिपथ में जोड़ा जाएगा।
अब परीक्षा के दृष्टिकोण से ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर दो चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों में आप देखिए यहां पर दाबांतर कम दिखाया गया है दोनों तलों के बीच में, इसलिए जल के प्रवाह की गति यहां पर पहले में कम होगी। यहां पर दाबांतर अधिक है तो दाबांतर अधिक होने पर जल के प्रवाह की गति जो है वह तीव्र होगी। तो जल के तलों का अंतर जब अधिक होता है तो दाबांतर अधिक कह लीजिए तो प्रवाह तीव्र होता है। ये सामान्य सी बात है और यही ओम के नियम के लिए आगे लगाएंगे। अब यहां पर देखिए बेटा, तो जब किसी चालक के सिरों का विभवांतर अधिक होता है तो धारा के प्रवाह भी अधिक होता है। चार्ल्स साइमन ओम ने विभवांतर और धारा को सह संबंधित किया। इसका मतलब है इसमें इंटर रिलेशनशिप देखा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे तापमान आदि में परिवर्तन न हो तो चालक में प्रवाहित धारा लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। यही नियम ओम का नियम कहलाता है। अब यहां पर देखिए हमने दो सिरे लिए हैं ए और बी, इनके बीच में एक विभवांतर भी लगा दिया है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और आर इसका प्रतिरोध है। तो V चालक AB के सिरों पर लगाया गया विभवांतर है और I चालक में प्रवाहित धारा है। तो ओम के नियम से I is directly proportional to V या V is directly proportional to I। अब V is equal to IR, जहां पर R समानुपाती नियतांक है। R को यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं और यह R किस पर निर्भर करता है, यह बात परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि R किस पर निर्भर करता है। तो यह चालक के आकार पर निर्भर करता है, उसकी साइज पर निर्भर करता है। फिर यह प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस प्रकृति का चालक है और यह तापमान पर निर्भर करता है कि तापमान कम है या अधिक है। अब जब V और I के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा के। अब हमको प्रतिरोध की निर्भरता मालूम होनी चाहिए कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहली बात तो यह याद रखना है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जहां पर L इसकी लंबाई है। फिर देखिए बेटा, चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। फिर तीसरी बात यहां पर जो याद करना है कि किसी तार का प्रतिरोध तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर निर्भर करता है। जैसे कॉपर व नाइक्रोम अगर हम लेते हैं तो कॉपर व नाइक्रोम में नाइक्रोम का प्रतिरोध 60 गुना अधिक होता है, वह उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो वह उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और अगली बात जो हमको याद रखना है कि चालक तार का प्रतिरोध उसके ताप पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके ताप के समानुपाती होता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यह चार बातें आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड साथ ही साथ नेचर ऑफ द मटेरियल। अब यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को समझना है। तो यहां पर आप देखिए कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हमने देख लिया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दोनों समीकरण को मिला दिया तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A हो गया या R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A हो गया। तो यहाँ पर रो को समानुपाती नियतांक या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं और यह विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। और विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और साथ ही साथ यह निर्भर करता है तापमान T पर। अब ये देखिए बाबू, अगर हमने क्या किया, लंबाई
1 मीटर ले लिया। अभी यहाँ पर R इज इक्वल टू हमने देखा कि R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए है। तो यदि L बराबर 1 मीटर ले लें, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तब R इज इक्वल टू हो गया रो इंटू L बाई ए। अब यहाँ पर देखिए R इज इक्वल टू हो गया रो इंटू, और L का यहाँ पर 1 मीटर रख दिया और यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर हो गया। तो यह R बराबर हो गया रो के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब 1 से 1 कट गया, मात्रक की अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए तब परिभाषा क्या हो गई इसकी कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर अब किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि 1 मीटर लंबा तार होगा और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल होगा, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होगा। अब यहाँ पर मात्रक देख लीजिए, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पर अब देख लीजिए बाबू, यहाँ पर R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए हो गया, या रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई L हो गया। सब मात्रकों को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो आप देखेंगे रो बराबर हो गया ओम इंटू मीटर के। इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम इंटू मीटर। अब यहां पर देखिए प्रतिरोधों का संयोजन परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहां पर श्रेणी संयोजन का उपयोग कब करते हैं, जब परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना हो अथवा धारा का मान कम करना होता है, तब श्रेणी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से समांतर संयोजन का उपयोग तब करते हैं जबकि परिपथ का प्रतिरोध कम करना हो अथवा धारा का मान बढ़ाना हो। तो ये 2 बिंदु यहाँ पर आपको याद रखने हैं। यहाँ पर देखिए अब श्रेणी संयोजन यहाँ पर पूछा जाता है कि श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसको आपने निकालना है। तो यह बिंदु यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके निगमन पूछे जाते हैं। पहला देखिए करा है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध श्रेणी संयोजन में कहलाते हैं यदि वे एक दूसरे से लंबाई के अनुदिश एलॉन्ग लेंथ जुड़े हों अथवा क्रमिक रूप से जुड़े हों और प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा प्रवाहित हो। तो यहाँ पर इस दशा में प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इस प्रकार का संयोजन यहाँ पर श्रेणी संयोजन कहलाता है। तो यहाँ पर अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमने R1, R2, R3 3 प्रतिरोध लिया है। R1 के संगत विभवांतर V1 है, R2 के संगत विभवांतर V2 है और R3 के संगत विभवांतर V3 है, और कुल विभवांतर A और B बिंदुओं के बीच में टोटल विभवांतर यहाँ पर V के बराबर है। अब परिपथ बनाते हुए इसी को बताया हुआ है कि R1, R2, R3 लिया गया, इसके संगत V1, V2, V3 है। यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है टोटल इसका विभवांतर यहाँ पर V के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर अब धारा सब में I धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा प्रवाहित होती है। तब अब बिंदु A व B के बीच विभवांतर बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा, ये याद। तब देखिए यहाँ पर V इज इक्वल टू हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, और ओम के नियम के अनुसार V1, V2, V3 का मान निकाल लीजिए। फिर यदि परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध RS के बराबर हो, सीरीज कॉम्बिनेशन या तुल्य प्रतिरोध के बराबर हो, तो बिंदु A और B के बीच में लगाया गया विभवांतर भी हो, तब इस दशा में अब यहाँ पर देखिए V इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू RS के, या श्रेणी संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के बराबर। अब समीकरण 1, 2 व 3 का प्रयोग कर लेंगे, तो यहाँ पर IRS यह बराबर हो गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब I यहाँ पर कॉमन ले लिया गया, इसलिए तुल्य प्रतिरोध RS बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो जब कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है,
और यह सदैव लगाए गए जो भी प्रतिरोध हैं उनसे अधिक, जितना भी यहाँ पर R1 R2 R3 है, सब जो भी प्रतिरोध लगाए गए हैं उनसे यहाँ पर प्रतिरोध अधिक होगा। अब फिर देखिए बेटा, दूसरा बिंदु यहाँ पर आपको याद रखना है कि यदि किसी परिपथ में n प्रतिरोध लगे हैं और प्रत्येक का प्रतिरोध R है, तब यहाँ पर देखिए आर यस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, और कहाँ तक गया, Rn तक। तो यहाँ पर ये देखिए R प्लस R प्लस R प्लस R, ये सब क्योंकि सबका प्रतिरोध R है, इसलिए इस दशा में श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध n इंटू R के बराबर हो जाएगा। फ्रेंड, यहाँ पर श्रेणी संयोजन की दशा में प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा इक्वल करंट प्रवाहित होती है। इतनी बात आपको याद रखना है आंकिक प्रश्नों को लगाने के लिए भी। अब यहाँ पर देखिए समांतर संयोजन में क्या होता है, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर तथा समस्त प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे अन्य बिंदु पर एक साथ जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर संयोजन कहते हैं। यहाँ पर देखिए R1 R2 R3 इन सभी का पहला सिरा एक स्थान पर और इनका अंतिम सिरा एक स्थान पर जुड़ा हुआ है। R1 R2 R3 यहाँ पर तीन प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लगाया गया विभवांतर भी है A और B बिंदु के बीच में, और यहाँ पर अब धारा विभाजित हो जाएगी क्योंकि किरचॉफ का नियम है कि एट द जंक्शन करंट डिवाइडेड। यहाँ पर किसी भी संधि पर धारा विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर I1 धारा है, यहाँ पर I2 धारा है, यहाँ पर I3 धारा है। तो I1 I2 I3 यह तीनों प्रतिरोधों के संगत धारा है। अब यहाँ पर समांतर संयोजन में लगे प्रतिरोधों में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। तो जो भी समांतर संयोजन हमने लिया उसमें धारा का मान भिन्न भिन्न है, इसलिए I इज इक्वल टू यहाँ पर I1 I2 I3 का योगफल हो गया। अब देखिए समस्त प्रतिरोधों के संगत जो विभवांतर हमने लगाया हुआ है वह विभवांतर कितने के बराबर है, वह विभवांतर यहाँ पर V के बराबर है। अतः I1 बराबर हो गया V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2 और I3 बराबर यह V बटे I3 के बराबर हो गया। तो इन प्रतिरोधों जो R1 R2 R3 है उसके स्थान पर तुल्य प्रतिरोध अगर हम RP लगा दें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बटे RP, क्योंकि उसके स्थान पर अब एक प्रतिरोध केवल लगा दिया गया, यह RP पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और इसमें बहने वाली धारा यह कितने के बराबर है, I के बराबर है। तो इसमें बहने वाली धारा I यह बराबर हो गया लगाया गया विभवांतर और यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध जो कि RP के बराबर है, उस तुल्य प्रतिरोध RP के बराबर हो जाएगा। अब इन मानों को प्रतिस्थापित करके हम देख लेंगे कि 1 बटे RP यह 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 के बराबर हो गया। तो समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपात लगे प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती का योगफल होता है। अब यहाँ पर यदि n प्रतिरोधक जिसमें प्रत्येक का मान R है एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हों तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1 बटे RP यह n बटे R के बराबर हो जाएगा। इसको भी हमने याद रखना है परीक्षा की दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर देखिए बेटा समांतर संयोजन में होता क्या है, धारा प्रवाहित होने पर कई मार्ग मिल जाते हैं जिसके कारण प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। और समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सबसे जो कम प्रतिरोध है उससे भी कम प्रतिरोध हमको प्राप्त हो जाता है।